देखिए हम लोग बात कर रहे हैं आपके फाइंडिंग नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मैंने ये पहले भी जो है आपकी वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उसमें कुछ लोगों को दिक्कत थी, कुछ बच्चों को, कि वो चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, तो मैं फिर से दोबारा बना रहा हूँ। तो जो पहले देख चुके हैं उनको देखने की ज़रूरत नहीं है इसको। ये फाइंडिंग नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, थोड़ा हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो देखी थी। जैसे आपने कहा साहब कंडीशन क्या होती है इसकी, देखिए सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्डेड कार्बन, इस तरह से आपके उसकी बात कर रहा हूँ मैं। डबल बॉन्डेड कार्बन से यदि ये ग्रुप जो जुड़े हैं, ए है मान लीजिए, ये बी है, ये पी है और साहब ये क्यू है। ये क्यू, ये जो ग्रुप्स हैं, ये देख रहे हैं आप, डबल बॉन्डेड कार्बन से किसी भी कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप समान नहीं होने चाहिए। कंप्लीट ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, एटम की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या मतलब है इसमें डिफरेंस बताऊँगा आपको। जैसे यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, इस केस में यहाँ देखिए P नॉट इक्वल टू Q, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दे देगा। ये पहचान होती है कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा कौन नहीं देगा। जैसे आपने कहा साहब C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 है, ये H है, ये आपने कहा साहब मान लीजिए H है, CH3 है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी कार्बन से जुड़े हुए दोनों आइटम, देखिए यहाँ मिथाइल, कंप्लीट ग्रुप देखेंगे, यहाँ मिथाइल लगा है, यहाँ हाइड्रोजन, दोनों डिफरेंट है। ऐसे ही ये दोनों भी यहाँ पे डिफरेंट है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दे देगा। आपने कहा साहब C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H2 है, ये आपका Cl है, ये Br है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपकी आप देख रहे हैं नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप समान हैं। कैसे समान हैं, ये आपका यहाँ पे H लगा है, ये भी H लगा है, बोथ आर सेम, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देगा। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की पहचान होती है कि सभी ग्रुप डिफरेंट हों, ये भी चलेगा। डेट मीन्स मैंने बताया था आप लोगों को EZ नॉमेनक्लेचर में कि आपका A नॉट इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू P, नॉट इक्वल टू Q, तो भी ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा। लेकिन ये कंडीशन नहीं देगी कि जब किसी भी कार्बन से जुड़े हुए दोनों आइटम समान हो। तो ये जिन्होंने पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देखी है उनको बता रहा हूँ कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कौन नहीं करेगा। ऐसे पहचानते हैं किसी भी कार्बन से जुड़े हुए दो आइटम समान नहीं होने चाहिए। ठीक, अब इसको, ये मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। सेम वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा उसमें चेंजेस करके, ताकि कुछ बच्चों को जो है आप में से कुछ पॉइंट्स पे दिक्कत थी कि भाई ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का नॉर्मल फंडा हुआ। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बेसिकली आप पढ़ते हैं सिस ट्रांस के फॉर्म में, इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं या डिफाइन करते हैं। आपने कहा साहब ये C डबल बॉन्ड C, अगर समान ग्रुप आमने सामने हो, देखिए पाई बॉन्ड के यहाँ पे CH3 है, यहाँ CH3, ऐसे ही H, ये H, समान ग्रुप आमने सामने हो तो ये ट्रांस होता है, दिस इज ट्रांस आइसोमर। उसके बाद अगर समान ग्रुप पाई बॉन्ड के सेम साइड हो, जैसे ये CH3 है, ये CH3 है, देखिए पाई बॉन्ड के सेम साइड समान ग्रुप हैं, यानी ये आपका सेम लाइनेज, सेम गोत्र में आ गए, तो सिस्टर्स यानी सिस हो गई, ये सिस फॉर्म हो गई। सिस और ट्रांस फॉर्म ऐसे निकालते हैं, बहुत आसान होता है निकालना। कोई दो ग्रुप भी अगर यहाँ पे आमने सामने कंपेरिजन के लिए मिल जाएं समान, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। मैंने बताया था आपको EZ नॉमेनक्लेचर कैन इनकोड साहब वाले में, पहले वीडियो देखिएगा। दिक्कत अब आती है जब तीन ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट हो। ठीक, यानी आपके चारों ग्रुप बेसिकली, तीन ग्रुप डिफरेंट मतलब क्या हुआ, चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाए, तो निकालना मुश्किल होता है आपका सिस है ट्रांस है, किससे कंपेयर करेंगे। उस केस में हम EZ की शरण में जाते हैं। तो यहाँ पे आपने कहा साहब ये ट्रांस है, ये सिस है। ठीक, ये यहाँ पे मिथाइल के बदले कोई भी ग्रुप आपने यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ Br लगा दिया, यहाँ Br लगा दिया। देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, आपने कहा साहब ये Cl है, ये Cl है, ये Br है, ये Br है। आप देख रहे हैं कि समान ग्रुप आमने सामने है, तो क्या हो गए, ये आपके ट्रांस हो गया। ऐसे ही सेम कंपेरिजन में C डबल बॉन्ड C, अगर Cl यहाँ था, यहाँ भी Cl था, और साहब ये Br था, यहाँ भी Br था, तो ये आपका समान ग्रुप सेम साइड है पाई बॉन्ड के, तो ये सिस्टर्स यानी सिस हो गया। सिस ट्रांस आप जानते होंगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिन्होंने पहले नहीं देखा है। अल्टीमेट हमारा मोटिव यहाँ पे क्या है, फाइंडिंग नंबर ऑफ, कैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की टोटल संख्या निकालते हैं, कितने बनेंगे। तो ये देखा, इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं इसमें। अगेन सेम वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि कुछ बच्चों के कॉन्सेप्ट थे उनमें क्लियरिटी आ जाए। अब आपने कहा साहब यहाँ पे ट्रांस क्या हुआ, C डबल बॉन्ड C, ध्यान दीजिएगा आप, ये CH3 है, ये आपका CH3 है, ये H है, ये H। अब ये ट्रांस हो गया।
ठीक, आपने कहा साहब डायपोल मोमेंट निकाल रहे हैं। देखिए डायपोल मोमेंट मैंने आपको बताया है, बताऊंगा नेक्स्ट उसमें देखिए वीडियो में कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरह से होता है। आपकी जो एरो का पीक है वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर होता है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव की ओर होता है। अब आप जानते हैं पाई बॉन्डेड डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये नेगेटिव हुआ, ये ऐसे डायपोल हो गया, ऐसे ही ये डायपोल इसका ये हो गया। दोनों का ये C है, CS3 है तो ये म्यू हुआ, ये भी CS3 तो ये भी म्यू होगा। ऐसे ही आपने कहा साहब ये डायपोल अगर म्यू डैश है तो ये डायपोल आपका म्यू डैश हो गया। आपने कहा साहब ये म्यू डैश इस म्यू डैश से कटा, देखिए आमने सामने है। इस तरह से कैसे करते हैं, इस कार्बन के ऊपर इस कार्बन को बैठा दीजिए, कभी फंस जाते हैं तो बताऊंगा आपको, डायपोल सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो डायपोल मोमेंट क्लियर कर दूंगा। तो ये म्यू इस म्यू से कट गया, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 आ गया। यानी कि आपके ट्रांस में डायपोल मोमेंट या तो 0 होता है या बहुत कम होता है। कम क्यों होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए ये तीर नीचे क्यों है, क्योंकि पाई बॉन्डेड कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और डायपोल का एरो आप ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर करेंगे, टेल किस साइड होगी, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो। यानी कि अगर ये इस तरह से C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl लगा है, देखिए ये Cl लगा है, ये आपका Br है, ये Br है। आपने कहा हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, तो इसका हेड इस साइड होगा, ये पूंछ। ऐसे ही देखिए ये हेड इस साइड, ये पूंछ। अब ये C और Cl यानी अगर म्यू है, यहाँ भी सेम डिफरेंस है, ये C है Cl है म्यू, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है, इसका मतलब डायपोल मोमेंट आपका जो है आप देख रहे हैं कि ट्रांस में या तो 0 होगा या बहुत कम होगा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सिस में और ट्रांस में। तो डायपोल मोमेंट आपका सिस आपके ट्रांस में मिनिमम हुआ या 0 या बहुत कम, तो किस में ज़्यादा हुआ, सिस में ज़्यादा हुआ। देखिए डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो गया है इसमें, डायपोल मोमेंट। ठीक, अब हम देखते हैं एक चीज़ सॉलिबिलिटी को। आपने कहा साहब सॉलिबिलिटी में क्या है, अब थोड़ा इसको मैं ऊपर क्लियर कर दूं। सॉलिबिलिटी यानी किसी भी चीज़ को आपके सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना। सिर्फ डिज़ोल्व करना पर्याप्त नहीं है, उसका जो है इंटरेक्शन भी होना चाहिए सॉल्वेंट पार्टिकल का उससे, दैट इज़ नोन एज सॉलिबिलिटी। तो आपका ये C डबल बॉन्ड C, आपने कहा साहब ये Cl था, ये Cl था, ये H है, ये H है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा, बिल्कुल देगा, किसी भी कार्बन से जुड़े हुए दोनों आइटम समान नहीं है। देखिए उसके बाद ये क्या है, आमने सामने ग्रुप समान है, यानी ट्रांस हो गया। ट्रांस में ये क्रॉस में ऐसे फंसे होते हैं, तो क्या होता है, इनको घोलने के लिए, इनको डिज़ोल्व करने के लिए, आप ध्यान दीजिएगा, इनको अगर आपको डिज़ोल्व करना हो तो आपको दिक्कत आती है। इनको डिज़ोल्व करने के लिए इनके ये बॉन्डिंग तोड़नी पड़ती है, यानी कि ट्रांस में सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक, और तो इसलिए आपका सॉलिबिलिटी सिस में ज़्यादा हो गई। क्यों आपकी ज़्यादा हुई सिस में, क्योंकि ट्रांस में कम हो गई। बेसिकली दोनों की समान होनी चाहिए, तो कोई चीज़ बड़ी क्यों हो गई, क्योंकि दूसरी छोटी हो गई। यानी ट्रांस में हमें ये क्रॉस में लैटिस टाइटली बाउंडेड होता है इन कंपेरिजन टू सिस, तो हमें पहले ये बॉन्डेज तोड़नी पड़ती है। सॉलिबिलिटी के लिए मॉलिक्यूल घुलनशील होगा या सॉलेबल होगा, तो बॉन्डेज तोड़ने के लिए एडिशनल हमको एनर्जी देनी पड़ती है, ताकत लगानी पड़ती है, यानी कि इसकी सॉलिबिलिटी ट्रांस की कम हो जाती है। तो ये ट्रांस की सॉलिबिलिटी कम हुई, यानी सिस की सॉलिबिलिटी ज़्यादा हो गई। ठीक, अगला आपने कहा साहब मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग पॉइंट ले रहा हूँ मैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अगेन आपने ट्रांस को आपके देखिए मेल्ट किया, आप ध्यान दीजिएगा, आपने ट्रांस को मेल्ट किया और सिस को मेल्ट किया। अब ट्रांस को मेल्ट करने में ये इस तरह से है, इस तरह से अटैच है सॉलिबिलिटी। चार चीज़ देख रहे हैं हम, डायपोल मोमेंट, सॉलिबिलिटी, और देखिए यहाँ देख लिख रहा हूँ मैं, डायपोल मोमेंट, सॉलिबिलिटी, उसके बाद आपका आपने कहा था बॉइलिंग पॉइंट, एंड आपका जो हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये चार चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पे, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है आपके डायपोल मोमेंट पे। डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, सिस का ज़्यादा है, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। देखिए ऐसे ट्रांस में आपकी जो है वो सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर गई, यहाँ पे सॉलिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है सॉलिबिलिटी, सॉरी यहाँ पे आपका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, वेरी सॉरी, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, सिस में ये तीन चीज़ें आपकी जो हैं ज़्यादा हैं, ट्रांस में ये ज़्यादा है। यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ लें आप
चाहे तो कि आपने म्यू तो निकाला ही है, डायपोल मोमेंट, तो इतना काफ़ी है, ये 3 चीज़ें ज़्यादा हैं, आर मोर आर हायर। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है आपको बॉइलिंग पॉइंट में, क्योंकि सिस और ट्रांस के बॉइलिंग पॉइंट में करीबन बहुत कम अंतर होता है, 3 या 4 आपके पॉइंट्स का अंतर होता है। तो यहाँ पे इसलिए कभी कभी आपको लगता है कि बॉइलिंग पॉइंट इनका इक्वल है या एक जैसा है ना, याद रखिएगा आप, सिस की ये 3 चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये आपको ध्यान रख लेना है हमेशा के लिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब मेल्टिंग आप समझिए, आपने ये लैटिस ऐसे पकड़ा हुआ है, आपने लैटिस को ब्रेक किया, लैटिस को मेल्ट किया, लैटिस को मेल्ट करने में ट्रांस में ऐसे टाइटली बॉन्डेड है, तो आपको पहले इनकी बॉन्डेज तोड़नी पड़ेगी। ये बॉन्डेज तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ट्रांस में मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, सिस में ये 3 चीज़ें ज़्यादा हैं। ये क्लियर हो गया होगा। अभी हमें इससे मतलब नहीं है, अब हम बात करते हैं आपके मुद्दे पे जो कहता है कि फाइंडिंग नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि पहला हमने मान लीजिए केस लिया, हमने कहा पहला केस लिया, केस फर्स्ट, इफ सिंगल पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सिंगल डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। पिछली बार के वीडियो में बच्चे यहाँ सिंगल डबल बॉन्ड लिखने में कंफ्यूज हो गए थे आप लोग कि सिंगल डबल का मतलब क्या हो, तो मैंने इसको अब इसमें कॉमाज में कर दिया। देखिए नोटिस कॉमाज में किया आपका सिंगल डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, यानी सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक, या more than one double bond is present, double bond is present and species, क्या मतलब इसका बात करेंगे, is unsymmetrical from extremities यानी कॉर्नर्स या एंड्स या एक्सट्रीमिटीज। अब इसका मतलब क्या है, पहला मतलब आपने अभी देखा साहब, ये C डबल बॉन्ड C, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये CH3H, ये CH3H, ठीक बात है, कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। इसको हम सिंपल भाषा में लिख रहे हैं, क्या लिखा है ये, CH3CH डबल बॉन्ड CH3। देखिए यही चीज़ तो लिखी है। आपने कहा साहब कितना पाई बॉन्ड है, एक, तो देखिए नंबर ऑफ, इस केस में होता है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 to the power n, जहाँ पे n क्या है, इज काउंट ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की संख्या, काउंट ऑफ डबल बॉन्ड। अब कितना डबल बॉन्ड है, एक है, यानी यहाँ पे आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए 2 to the power 1, यानी 2 हो गए। आपने देखा एक सिस हुआ, एक ट्रांस हुआ, याद कीजिए, एक हुआ था सिस, एक हुआ था ट्रांस। तो यहां तक तो सब मामला सही है, सिस ट्रांस। ये तब है जब सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद हो, एक ही डबल बॉन्ड मौजूद हो। तो मेरे ख्याल से देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंगल डबल बॉन्ड मतलब एक ही डबल बॉन्ड मौजूद है। तो यहाँ पे क्लियर है। अब इसमें एक केस और है, या फिर डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा हो लेकिन स्पीसीज कोने से अनसिमेट्रिकल हो। तो दूसरा केस भी ले रहा हूँ इसका मैं, इसको हटा के, कि इसका मतलब क्या है कि जब एक से ज़्यादा, फार्मूला वही है कि आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 to the power n होंगे, जहाँ पे n हो गया काउंट ऑफ डबल बॉन्ड, काउंट ऑफ डबल बॉन्ड्स। देखिए तो अब हम इसको यहाँ देख रहे हैं, जैसे हमने दूसरा लिया, जब साइड से अनसिमेट्रिकल हो। आपने कहा साहब C डबल बॉन्ड, आप देखिए यहाँ पे C, ये आपका डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपने कहा साहब ये ठीक है, यहाँ पे Cl लगा दिया, ये लगा दिया Cl, और साहब यहाँ पे H है ही, H, इस तरह से हमने ले लिया। अब यहाँ पे Cl के बदले हम चेंज कर दे रहे हैं Br। अब देखिए कोने से ये अनसिमेट्रिकल हो गया, आप ध्यान दीजिए, कोने से ये अनसिमेट्रिकल हैं आप, यानी कि यहाँ पे Br है, यहाँ से आपका Cl है। यही मतलब है इस बात का, मोर देन वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, 2 मौजूद हैं, एंड स्पीसीज इज अनसिमेट्रिकल फ्रॉम कॉर्नर्स। देखिए यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, और साफ दिखा रहा हूँ आपको मैं, थोड़ा डार्क से लिख लेता हूँ देखिए, ताकि आपका समझ में आए आपको। जैसे C, उसके बाद डबल बॉन्ड C,
डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ऑब्वियसली H है, देखिए ये CH और यहाँ पे मान लीजिए हमने लगा दिया CH3OH। पहले हमने Cl लगाया था, Br कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, यहाँ लगाया हमने, ये तो H है ही और यहाँ आ गया आपका Cl। अब देखिए यहाँ पे इस कोने में Cl है, यहाँ CH3OH है, दोनों ग्रुप अलग हैं, तो ये कोने से अनसिमेट्रिकल हो गया। तो क्या हो गया आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 टू द पावर n। कितने डबल बॉन्ड हैं? एक और एक, दो, 2 टू पावर 2 कितना हो गया? 2 टू पावर 2 4 हो गया। तो इसके 4 आइसोमर्स होंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और चीज़ें दूर करूँ, मान लीजिए 3 है, आपने कहा साहब C डबल बॉन्ड C, C, C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। देखिएगा आप ये CH Cl, ये CH Br। अब आपने फिर कहा कि साहब कोने से अनसिमेट्रिकल है, CHCl CHBr दोनों अलग हैं, तो ये वाला नियम लगेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए? 2 टू द पावर n। n कितने हैं बच्चों? कितने डबल बॉन्ड हैं? 1 2 3, यानी 2 टू द पावर 3 यानी 8 हो गए। मेरे ख्याल से आपको इतना वाला पार्ट क्लियर होगा। इसके अगले पार्ट में जाता हूँ। देखिए इसको हटा देता हूँ मैं, अगला केस देखते हैं। नेक्स्ट केस आपका जो है वो कहता है कि मान लीजिए आपके पास जो है पाई बॉन्ड तो एक से ज़्यादा हैं, लेकिन जो स्पीसीज़ है वो कोने से सिमेट्रिकल, यानी कॉर्नर से एक्सट्रीमिटीज से आपको समानता दिखती है। तो मैं लिख ले रहा हूँ केस 2, व्हेन स्पीसीज इज सिमेट्रिकल फ्रॉम एंड्स, कोने से स्पीसीज सिमेट्रिकल हो। और पाई बॉन्ड ऑब्वियसली आपके जो हैं यहाँ पे, एंड डबल बॉन्ड्स आर मोर देन 1। यहाँ भी कंफ्यूजन था, देखिए आप लोगों को, मोर देन 1। तो पहला केस इसका हुआ है, इफ n इज A1। A1 n क्या है आपका? आपने देखा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, यानी A1 काउंट ऑफ डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तो यहां पे हो गया आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 टू पावर n-1 प्लस 2 टू पावर n-2/2। ये हो गया आपका फार्मूला। n क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से आप जानते हैं। तो जब आपका ये कब है? जब आपका डबल बॉन्ड A1 हो। यहाँ देखिए आपने कहा साहब C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, ये भी Cl है, ये भी Cl। देखिए कॉर्नर से सिमेट्री। n कितने हैं आपके? 2 हैं, यानी A1 है। तो ये क्या हो गया इसका? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स n की वैल्यू यहाँ 2 है, देखिए 2 डबल बॉन्ड हैं, 2 टू द पावर लगाइए फार्मूले में 2-1 प्लस 2 टू द पावर 2-2/2, यानी 2 टू पावर 1 प्लस 2 टू पावर 0, डेट इज 2 + 1 = 3। किसी की पावर 0 आप जानते हैं 1 होता है। तो यहाँ पे इस तरह से निकाला आपने। जब n A1 हो तो देखिए आपके सामने 2 टू पावर n-1, n क्या है? 2 है, 2 टू पावर 2-1 कितना होता है? 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2-2/2, 2 - 2 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, यानी 2 टू पावर 1 प्लस 2 टू पावर 0, ये आपका 3 आ गया। तो ये आपके n इज A1 वाला केस है। इसको हटा दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका केस हम अगला लेते हैं, जब n आपका ऑड हो। इसको आप कहीं भी कंपेयर करेंगे, आपको कोई भी रैंडम एग्जाम्पल उठा के, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। इफ़ n इज ऑड, ये हमारा अगला केस था, पी केस। अगर n ऑड हो, यानी ऑड काउंट ऑफ डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ये सारा केस कब हो रहा है? यहां लिखा है जब स्पीसीज सिमेट्रिकल हो कोने से, याद रखना है आपको। अब ऑड में आपने कहा साहब ये C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, H यहाँ पे लगा दिया आपने, मान लीजिए Br, ये भी लग गया Br। अब देखिए कोने से सिमेट्रिकल है, CHBr, कोने से सिमेट्री है, तो कौन सा नियम लगेगा? ये वाला। जब आपकी स्पीसीज जो है कॉर्नर से
सिमेट्रिकल हो। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको लिख दूँ फार्मूला में कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू पावर n माइनस 1/2। आसान याद करना, जहाँ पे n क्या है डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे n डबल बॉन्ड कितने हैं, 3 है। देखिए 1 2 3, यानी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, n की वैल्यू 3 रखिए यहाँ पे, 2 टू पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 टू पावर 3 माइनस 1/2। ये कितना हुआ, 2 टू पावर 2 प्लस 2। देखिए 2 टू पावर 3 माइनस 1, 2 टू पावर 2 प्लस 2 टू पावर 3 माइनस 1/2, यानी 2 टू पावर 2/2 2। कितना हुआ है, 6 आइसोमर। देखिए 6 इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। ऐसे ही आप किसी का भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मुझे उम्मीद है आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के जो पहले का वीडियो था उसको मैंने हटा दिया है, उसके बदले आपको क्लियरिटी के लिए ये डाल दिया है। इसको देखिएगा फिर से, काफ़ी है मेरे ख्याल से आज के लिए। थैंक यू।